हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। राइट, हम चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एवोल्यूशन। और आज का जो सेशन है दैट इज लेक्चर नंबर 4। उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एविडेंसेस ऑफ द एवोल्यूशन। राइट, पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ पार्ट डिस्कस किया हुआ है। राइट, एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन जैसे पैलेंटोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। राइट, इसके अलावा हमने अबाउट नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट देखा था। राइट, हमने HSM बीगल जो कि शिप है ऑफ द ग्रेट डार्विन, उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। राइट, सो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन में, जैसे मैंने बताया, व्हाट आर दी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। राइट, सो लेट्स डिस्कस स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो एविडेंस है, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। राइट, अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे एविडेंसेस जिसमें हम देखेंगे कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ये जो है कहीं ना कहीं सेम होगा। राइट, तो यहाँ पर क्या है देखते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शोज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। राइट, तो ये जो एविडेंस है कंपेयर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ये क्या दिखला रहा है? इट इज शोइंग द सिमिलैरिटी एंड differences amongst the organism of today and those existed years ago. Right, यहाँ से क्या पता चलेगा कि we belong to the common ancestors. Right, कुछ similarities होंगी और कुछ क्या होंगे, differences होंगे। और वो differences क्यों आते हैं? because of variation. Right, और कहीं ना कहीं variations जो है उसकी वजह से दिखाई देगा डिफरेंस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. Right, similarities जो है हम उनको देखकर ये समझ सकते हैं कि क्या कॉमन एंसेस्टर्स को हम बिलोंग करते हैं या नहीं। एग्जाम्पल है whales, bats, cheetah and human, that all are animals share similarity in the pattern of bone of four limbs. Right, जब ये जो हाथ की बात हो रही है, अब हाथ में आप सभी को पता है बोन्स होते हैं। राइट, सो बोन्स जो है ऑफ मैमल्स जिसमें कि आते हैं ह्यूमन, चीता, बैट एंड वेल्स, कहीं ना कहीं इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। दोस दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। राइट, सो स्ट्रक्चर इन सभी में सेम होगा, बट जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग होगा। राइट, in these animals they have similar anatomical structure. Anatomical का मतलब होता है anatomy, that is internal structure. Right, so all of them have humerus. सभी ये जो whale, bat, चीता, human है, इन सभी के पास ये सारे बोल सकते हो बोन्स के पार्ट होंगे। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड phalanges. राइट, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड phalanges, ये जो बोन्स हैं, राइट, ये कॉमन होंगे इन द केसेस ऑफ वेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन। बट यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? अलग होगा। भले ही एनाटॉमी सेम है, इंटरनली ह्यूमरस सभी में प्रेजेंट है, चीता, बैट, ह्यूमंस और वेल्स सभी में प्रेजेंट है, बट उनका फंक्शन वहां पर क्या है? थोड़ा डिफरेंट है। Hence, in these animals, the same structure developed along different directions due to adaptation of different needs. सबकी अलग अलग नीड है, इस वजह से जो फंक्शन है वो भी अलग अलग है। राइट, स्ट्रक्चर सेम है, इस डायग्राम में देख सकते हो आप लोग। ह्यूमरस यहाँ पर भी है, ह्यूमरस यहाँ पर भी है, ह्यूमरस वेल के केस में भी दिख रहा है और ह्यूमरस बैट के केस में भी दिख रहा है। ये चारों के केस में आपको दिख रहा है ह्यूमरस। रेडियस भी सेम, चारों के केस में आपको साफ साफ क्या दिखाई देगा? रेडियस। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दिख रहा है कि एनाटोमिकली जो स्ट्रक्चर है चारों जो कि मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं उनका सेम है, बट यहाँ पर फंक्शन क्या है? अलग अलग है। और क्यों अलग अलग है फंक्शन? बिकॉज ऑफ द नीड्स। ह्यूमंस की मैं बात करूं तो ह्यूमन यूज करते हैं अपना हाथ टू राइट, राइट, टू होल्ड समथिंग। वही कैट जो है वो क्या यूज करती है? अपना फोर लिम्स पंजा मारने के लिए, राइट, जंप करने के लिए, लटकने के लिए।
राइट। उसके बाद वेल्स की बात करें तो वेल्स यूज करते हैं अपने फोर लिम्स ताकि वो क्या कर सके, अब जो पानी है उसको साइड में या हटा सके, राइट, वेल्स। उसके बाद बैट यूज करते हैं उनके काम के लिए, दैट इज फ्लाइंग, राइट। सो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि सबका फंक्शन अलग अलग है, कुछ फ्लाइंग के लिए यूज कर रहे हैं, राइट, कुछ वाटर हटाने के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ जंप या फिर आप बोल सकते हो पंजा मारने के लिए कर रहे हैं। इन द केस ऑफ कैट ह्यूमंस करते हैं यूज फॉर होल्डिंग, राइट। सो यहाँ पर एनाटॉमिकली सेम है बट इनका फंक्शन अलग अलग प्रेजेंट है, राइट। सो ये याद रखना है, दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, डाइवर्ट हो गए, राइट। जो ओरिजिन है वो सेम है, मतलब उनके बोन में जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो सेम है बट वो डाइवर्ट हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स। जो उनका नीड्स है उस हिसाब से उन्होंने अपना जो फंक्शन है उसको डेवलप किया हुआ है। एंड these structures are called homologous structures, right? So homologous structure जो है ये क्या दिखाता है, divergent evolution। homologous structure क्या दिखाता है, divergent evolution, right? homologous का मतलब याद रखना है same structure but different function। homologous का मतलब same structure different function। divergent मतलब एक origin होगा but जो function होगा या फिर जो रास्ते होंगे सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्टर। सो यहाँ से पता चल गया कि यार बोन्स तो सेम है, तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिन है वो भी सेम ही होगा। ये चारों का जो एंसेस्टर है दैट इज बैट, मैमल्स, सॉरी बैट्स, कैट, वेल, ह्यूमन, ये चारों का जो एंसेस्टर है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, कॉमन है, राइट। अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट, हार्ट्स और ब्रेन्स। और एक एग्जांपल है वर्टिब्रेट्स में हार्ट और ब्रेन्स, राइट स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया एनिमल्स का एविडेंस। अब प्लांट में भी ये एनाटॉमिकल एविडेंस या होमोलॉजी दिखाई देती है, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं, इन प्लांट्स आल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी या होमोलॉजी, राइट। तो यहाँ पर आपको बोगनवेलिया दिख रहा है, अब उसके एक्सियल, ये एक्सियल पोजीशन है, यहाँ से क्या अराइज हो रहा है, क्या अराइज हो रहा है, ये थॉर्न, राइट। अब सेम यहाँ पर देखो कुकुरबिटा में ये एक्सियल से क्या अराइज हो रहा है, टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, राइट। और ये क्या दिखाई दे रहा है, थॉर्न, राइट। अब इनका ओरिजिन सेम है, दोनों कहां से अराइज हो रहे हैं, एक्सियल ऑफ द लीव्स। कहां से अराइज हो रहे हैं, एक्सियल ऑफ द लीव्स। बट क्या इनका फंक्शन सेम है, नहीं, इनका फंक्शन क्या है, अलग है। थॉर्न का काम क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, राइट। टेंड्रिल्स का काम क्या है, इट क्या करता है, सपोर्ट करता है पूरे स्टेम को, राइट। सो यहाँ पर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर या फिर जो स्ट्रक्चर का ओरिजिन है वो क्या है, सेम है, बट जो फंक्शन है वो स्टूडेंट्स क्या है, डिफरेंट है, राइट। सो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको याद रखना है। ये हमने एग्जांपल देखा है इन प्लांट्स जहां पर दो प्लांट है, बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा। बोगनवेलिया याद रखना है, इसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशंस दिख रहा है, राइट। जो एक्सियल है वहां से क्या अराइज हो रहा है, थॉर्न, राइट। और जो कुकुरबिटा है वहां से क्या अराइज हो रहा है, टेंड्रिल्स, राइट। ये एक्सियल ऑफ द लीव से अराइज हो रहे हैं, दोनों का ओरिजिन सेम है बट यहाँ पर इनका फंक्शन अलग है। थॉर्न का काम है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, टेंड्रिल का काम है, राइट, टू सपोर्ट, सपोर्ट करता है टेंड्रिल। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, राइट, अभी मैंने बता दिया है। तो ये डाइवर्ट कर रहा है, ओरिजिन सेम है बट वहां से अलग अलग रास्ते हैं। whereas analogy refers to a situation exactly opposite। homologous का मतलब मैंने बताया सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन इज डिफरेंट, राइट। सेम स्ट्रक्चर होगा बट फंक्शन डिफरेंट होगा। और एनालॉगी में क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन इन केस ऑफ एनालॉगी, राइट। सो अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्लासिकल एग्जांपल एनालॉगस का दिया हुआ है, एनालॉगस स्ट्रक्चर, राइट। ये आई थिंक आप सभी ने इसको 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में, होमोलॉगस क्या होता है एंड एनालॉगस क्या होता है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक अलाइक, राइट। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, राइट। बटरफ्लाई और बर्ड्स दोनों फ्लाई करते हैं, फंक्शन सेम समझ में आ रहा है बट क्या उनका स्ट्रक्चर सेम है, नहीं।
याद रखना है बटरफ्लाई में जो उनके विंग्स होते हैं दे आर दी अपेंडेजेस, they are the what? Appendages. They are not made up of bones. Wherein in the case of birds में याद रखना है जो wings होते हैं they consist of bones. ये याद रखना है स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता रहा हूं, जो wings होते हैं बटरफ्लाई के they are the appendages, whereas in the case of birds जो wings होते हैं they are made up of bones. तो यहाँ पर appendages, bones, appendages in case of butterfly और बोन्स इन केस ऑफ बर्ड्स, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, राइट? एक में बोन्स है, एक में अपेंडेजेस है, राइट? तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग है बट फंक्शन क्या है? सेम. स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम. स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम इज नोन एज एनालॉगस. इट इज नोन एज व्हाट? एनालॉगस. दोनों का काम एक ही है, फ्लाइंग. हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. डिफरेंट स्ट्रक्चर evolving for the same function and hence having similarity, right? So यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर फंक्शन सेम है, राइट? तो दोनों आकर मिल रहे हैं ना, क्योंकि सेम फंक्शन है, भले ही स्ट्रक्चर अलग है. बर्ड्स में बोन से बना हुआ है विंग्स और बटरफ्लाई में किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ अपेंडेजेस. बट दोनों मिल रहे हैं एक ही जगह पे कि उनका फंक्शन सेम है, डाइवर्ट नहीं. यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्वर्ज, मिल रहे हैं, राइट? तो अब यहाँ पर मिल रहे हैं, इस कंडीशन को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट. और इसका एग्जांपल याद रखना है, विंग्स ऑफ व्हाट? बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ व्हाट? बर्ड्स, राइट? तो यहाँ पर एक ही कॉमन फंक्शन है इनका, फ्लाइंग. सेम फंक्शन होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा? टोटली डिफरेंट. ये हो गया, हमने एनिमल्स में देख लिया. प्लांट्स में दिख रहा है आपको ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपको पता है, ये अंडरग्राउंड पोटैटो जो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, और जो स्वीट पोटैटो है इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड रूट, राइट? दोनों अलग स्ट्रक्चर है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है दैट इज पोटैटो और एक रूट का मॉडिफिकेशन है दैट इज स्वीट पोटैटो. दोनों का अलग अलग यहाँ पर स्ट्रक्चर है, राइट? बट उनका फंक्शन सेम है. दोनों ही क्या स्टोर करते हैं? फूड, स्टार्च. क्या स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स? फूड, राइट? सो यहाँ पर आपको ये एक प्लांट का एग्जांपल है. एक और एक एनिमल में एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं. अदर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी आर दी आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स एंड और दी फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, राइट? सो एग्जांपल्स हैं फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स and the eye of octopus and of mammals, right? Sweet potato, it is a root modification, and potato which is a stem modification is an another example of analogy. मैंने बताया पोटैटो में भी स्टार्च स्टोर होगा, स्वीट पोटैटो में भी स्टार्च स्टोर होगा, राइट? दोनों का फंक्शन एक ही है, स्टोरेज ऑफ फूड, बट उनका ओरिजिन अलग है. रूट जो है रूट्स, ये जो स्वीट पोटैटो है दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, एंड जो पोटैटो है इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स? द स्टेम. सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को याद रखना है, दैट इज होमोलॉजी स्ट्रक्चर एंड एनालॉजी स्ट्रक्चर, राइट? अब आगे बढ़ते हैं यहां से. One can say that it is a similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features, right? So यहाँ पर similar habitats हैं जिस वजह से क्या हुए हैं? Similar adaptive features भी हैं, right? In different groups of organism but towards the same function. आगे बढ़ते हैं. In the same line of arguments, similarity in proteins and gene performing a given function among diverse organism gives clue of to the common ancestry. देखो अब मिथियोनिन के लिए कोडॉन है AUG in case of the humans. सेम मिथियोनिन के लिए कोडॉन्स है AUG in case of bacteria, right? तो दोनों में जो अमीनो एसिड है मिथियोनिन, इसके लिए कोडॉन्स सेम है AUG, राइट? सो ये दिख रहा है हम लोग को अगेन कि कहीं ना कहीं we belong to the same common ancestors, right? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर AUG कोड कर रहा है मिथियोनिन के लिए दोनों ही केस में, दैट इज इन द ह्यूमंस एंड इन बैक्टीरिया, तो कहीं ना कहीं जीन सेम है, DNA क्या है? सेम है,
राइट, नॉट ऑल बट सम। तो यहाँ से पता चल रहा है कि दिस says that we belong to the same common ancestors. This biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarities among diverse organism, right? So proteins यहाँ पर बनेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या दिखाई देगा, सेम, बिकॉज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगे तो हमारे जो फिनोटाइप उस पे क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, राइट? जब रिफ्लेक्ट होगा तो दिखेगा, जाहिर सी बात है, राइट? सो यहाँ पर थोड़ा एक मॉलिक्यूलर लेवल पर भी बात कही गई है कि प्रोटीन्स एंड जीन्स जो है दे आर सेम, जहां से ये एक क्लू मिलता है कि वी बिलोंग टू द सेम कॉमन एंसेस्टर्स, राइट स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आ रहा है? तो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस अहेड। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ह्यूमंस जैसे ही इवॉल्व हुए हैं, ह्यूमंस का ब्रेन इवॉल्व हुआ है, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने आर्टिफिशियली जीन्स को मिक्स करना स्टार्ट किया। यहाँ से जीन लो, यहाँ से जीन लो, सबको मिक्स करो, कुछ नया बनाओ, जिसको बोला जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, राइट? प्लांट के केस में हमने काफी ज्यादा ये चीजें पढ़ी हुई हैं, राइट? कि ये वाले प्लांट को लो, ये वाले प्लांट को लो, दोनों को मिक्स, उनके जीन्स को मिक्स करो, कंबाइन करो, एक नया प्लांट बन जाएगा, राइट? सो ये चीज जो है, ये क्या है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल टेक्निक से हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, एवोल्यूशन या फिर नए टाइप के स्पीशीज का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? सो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। Man has breed selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport or security, right? Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeders that differ from other breeds but still are the same group, right? हालांकि वो अलग अलग बोल सकते हो, ब्रीड को मिक्स कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दे आर इन द सेम ग्रुप, राइट? तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिख रहा है, वाइल्ड ब्रासिका है, वाइल्ड ब्रासिका से कैबेज बना दिया, वाइट ब्रासिका से कॉलीफ्लावर बना दिया, वाइट ब्रासिका से ब्रोकोली बना दिया, वाइट ब्रासिका से केले बना दिया, वाइट ब्रासिका वाइल्ड ब्रासिका से कोलरबी बना दिया, राइट? वाइल्ड ब्रासिका से ब्रूसेल्स स्प्राउट्स बना दिया। तो एक ही ग्रुप के हैं, राइट? जो भी बनाए गए हैं, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। इट इज आर्ग्यूड दैट if within hundreds of years man could create a new breeds, could it not nature have done this same over millions of years, right? है ना? तो ये तो ह्यूमंस आने के बाद क्या हो रहा है, वो ब्रीड जीन्स को मिक्स कर रहे हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, राइट? और नए नए ब्रीड्स बना रहे हैं, नए नए टाइप के स्पीशीज बना रहे हैं, राइट? ये तो कुछ सालों, कुछ 100 सालों या 200 सालों की बात है, बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है बिलियंस ऑफ इयर्स एगो हुआ है, राइट? तो क्या इवोल्यूशन जो है या फिर जो नए नए स्पीशीज बन रहे हैं, वो यूनिवर्स भी क्या कर सकता है, उससे भी तो हो सकते हैं, राइट? वहां से भी बन सकते हैं, राइट? अगर ह्यूमंस कर सकते हैं तो क्यों नहीं नेचर कर सकता? नेचर भी कर सकता है, क्योंकि नेचर तो काफी पुराना है, राइट? सबसे पुराना है इनफैक्ट, तो नेचर तो कर ही सकता है। ह्यूमंस तो अभी नए हैं, ह्यूमन ने इतना कर दिया, तो क्या नेचर नहीं कर सकता? वो भी क्या कर सकता है, नए नए स्पीशीज, नए नए ब्रीड्स को क्या कर सकता है, रेडी कर सकता है बाय नेचुरल सिलेक्शन, राइट? तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है। दिस इज अगेन आर्टिफिशियल टेक्निक के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, राइट? ये एक एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का, राइट? मैंने एक एग्जांपल आप सभी को बताया था रैबिट का, व्हाइट रैबिट एंड ब्राउन रैबिट व्हिच लिव इन द तुंद्रा आर्टिक रीजन्स, राइट? तो अगेन ये भी एक उसी का एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, राइट? अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। Another interesting observation supporting evolution by natural selection comes from the England, right? So in a collection of moths made in 1850s, that is before industrialization, right? जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी, right? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, उस टाइम की बात है। Set in, it was observed that there were more white-winged moths on trees than dark-winged or melanized moth। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, राइट? जब
इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, 1850s की बात है, उस टाइम पर यहाँ पर व्हाइट मॉथ्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं एज कंपेयर टू दी डार्क और मेलेनाइज्ड मॉथ। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इन द कलेक्शन carried out from the same area but after industrialization, मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, that is 1920 के दौरान, there were more dark winged moths in the same area, that is the proportion was reverse। तो यहाँ पर देखो ये रिवर्स प्रोपोर्शन शो कर रहा है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का निर्माण हो गया था, उस टाइम पर जो व्हाइट विंग्ड मॉथ्स हैं वो काफी कम हो गए थे एज कंपेयर टू मेलेनाइज्ड मॉथ। राइट, सेम एरिया में ये चीज हुई थी। राइट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले दैट इज 1850s में व्हाइट मॉथ्स ज्यादा थे इन द सेम एरिया, बट अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1920s के दौरान, उस टाइम क्या हुआ, जो मॉथ्स हैं व्हाइट वाले उनका पॉपुलेशन कम हो गया और जो ब्राउन वाले मॉथ्स हैं या जो मेलेनाइज्ड मॉथ है उनका पॉपुलेशन बढ़ गया, पूरा रिवर्स हो गया। राइट, अब ये ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। राइट, so the explanation put forth for this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background। मतलब यहाँ पर जो predators हैं वो क्या करेंगे, कौन से moth को कब खाएंगे, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ऑन द बैकग्राउंड। राइट, मतलब बैकग्राउंड अगर सपोज व्हाइट है तो आपको पता है कि व्हाइट वाले मॉथ्स तो व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं दिखेंगे, वहां पर साफ साफ एक ही टाइप के मॉथ दिखेंगे, दैट इज मेलेनाइज्ड मॉथ। राइट, तो वहां पर प्रेडेटर्स के लिए आसान कौन सी मॉथ्स को देखना है, ब्राउन या व्हाइट, ब्राउन वाली को, बिकॉज मॉथ जो है वो तो छुप गए होंगे इन द बैकग्राउंड। राइट, तो यहाँ पर यही चीज बताई हुई है कि जो प्रेडेटर्स है वो ऐसे मॉथ को ही देखकर खाएगा जो उसको दिखाई दे रहे हैं, और इस चीज का डिसीजन किस बेस पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड, कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड, अपोजिट बैकग्राउंड। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन periods the tree trunks become dark। right, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन होने के टाइम पर क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज बन रही थी, इंडस्ट्री में काम हो रहा था, धुआं निकल रहा था, विच कंटेन्स हार्मफुल गैसेस लाइक SO2, सल्फर डाइऑक्साइड होता था। राइट, तो एटमॉस्फेयर में आता था, ट्रीज वगैरह पर भी आता था और वहां पर जमा हो जाता था। राइट, सो क्या जमा होता था, स्मोक एंड सूट ऑन दी ट्रीज ट्रंक। राइट, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता था वो ट्रीज के ट्रंक पर जमा होता था इन द फॉर्म ऑफ स्मोक्स एंड सूट्स। अंडर दिस कंडीशन, अब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता था कि जो व्हाइट विंग्ड मॉथ है डिड नॉट सर्वाइव, बिकॉज देखो बैकग्राउंड कैसा है, थोड़ा ब्लैकिश है, ब्राउनिश है, तो उस केस में क्या होगा, जो मेलेनाइज्ड मॉथ है वो तो छुप जाएंगे। राइट, और व्हाइट वाले क्या होंगे, आसानी से दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड है। राइट, अगर जो मॉथ है वो व्हाइट है तो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ब्लैक या ब्राउन कलर। राइट, तो यहाँ पर आसानी से प्रेडेटर्स को व्हाइट वाले मॉथ्स दिख जा रहे थे, जिस वजह से प्रेडेटर्स उनको लगातार क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, खा रहे थे, मार रहे थे। राइट, सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर्स, डार्क विंग्ड और मेलेनाइज्ड मॉथ सर्वाइव्ड। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, SO2 गैस निकल रहा था, जिस वजह से जो ट्रीज के ट्रंक है वो उन पर स्मोक और या तो सूट जमा हो जाती थी, जिस वजह से ट्रीज के ट्रंक ब्राउन डार्क हो जाते थे। तो इस केस में क्या होता था कि जो ब्राउन वाले मॉथ है या जो मेलेनाइज्ड मॉथ है वो उस ट्रंक पर छिप जाते थे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सूट और दी स्मोक। राइट, बट व्हाइट वाले नहीं छिप पाते थे बिकॉज उनका कलर कॉन्ट्रास्टिंग था एज कंपेयर टू द ट्रंक ऑफ द ट्री। राइट, तो इस केस में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर जो व्हाइट वाले मॉथ है उनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो गया, और जो मेलेनाइज्ड मॉथ है उनका पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बिकॉज प्रेडेटर्स लगातार व्हाइट मॉथ्स को खा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं हुआ था उस टाइम पर क्या हुआ था, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने से पहले थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लाइकेन कवर्ड द ट्रीज। तो यहाँ पर आपको दो केस दिख रहा है।
राइट। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उस टाइम पर जो ट्रीज के ट्रंक है उन पर क्या दिख रहा था आपको, स्मोक एंड सूट, बिकॉज ऑफ दी SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था उस टाइम पर देखो इंडस्ट्रीज नहीं थी तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हो रहा था, राइट। तो इस वजह से ट्रीज के ट्रंक पर लाइकेन्स जो है तो वो आसानी से ग्रो हो रहे थे, और कौन से कलर के लाइकेन्स, व्हाइट कलर। याद रखना है स्टूडेंट्स, लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू पॉल्यूटेंट्स लाइक SO2, राइट। वो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है। जहां पर भी ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है वहां पर लाइकेन्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, राइट। सो आप बोल सकते हो लाइकेन्स आर दी यू कैन से पॉल्यूटिंग इंडिकेटर्स, राइट, वो पॉल्यूशन बताते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर लाइकेन्स ग्रो नहीं हुए बिकॉज उस टाइम पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत था, राइट। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब नहीं था उस टाइम पर जाहिर सी बात है लाइकेन्स ने अच्छे से ग्रोथ दिखाई, व्हाइट कलर के लाइकेन्स थे। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि व्हाइट कलर के लाइकेन्स थे, तो उस व्हाइट कलर के लाइकेन्स के ऊपर आसानी से कौन से मॉथ छिप सकते थे, व्हाइट वाले मॉथ, राइट। So white colored lichens covered the trees. In that background, the white winged moth survived, है ना, because white कलर के lichens था उनमें वो white कलर का moth छिप गया तो वो predators को नहीं दिख रहा था। But the dark colored moth या फिर melanized moth were picked out by predators. Again contrasting था background में। melanized moth, राइट, वो किसके ऊपर थे, लाइकेन्स के ऊपर जिनका कलर व्हाइट था। तो वो जो ब्राउन या फिर मेलेनाइज्ड मॉथ है वो काफी आसानी से दिख रहे थे जिस वजह से प्रेडेटर्स उनको खा रहे थे। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो व्हाइट मॉथ थे वो ज्यादा थे, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउन या फिर मेलेनाइज्ड या फिर डार्क कलर के मॉथ्स ज्यादा थे, राइट। तो यहाँ पर नेचर ने सेलेक्ट किया, दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। आपको इस डायग्राम में भी स्टूडेंट्स काफी इजीली दिख रहा होगा, राइट। ये देखिए लाइकेन्स हैं व्हाइट व्हाइट, तो यहाँ पर आपको ये डार्क कलर का मॉथ दिख रहा है और ये व्हाइट कलर का, यहाँ पर ये सर्कल किया हुआ है। तो ये बता रहा है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये बता रहा है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर आपको ट्रीज के ट्रंक पर क्या दिखाई दे रहा है, स्मोक्स एंड सूट्स। तो इसमें ये जो ब्राउन या फिर मेलेनाइज्ड मॉथ है वो छुप रहा है तो प्रेडेटर्स को नहीं दिख रहा है, राइट। और ये जो व्हाइट वाले मॉथ्स है वो दिख रहे हैं टू द प्रेडेटर्स। तो यहाँ पर देखो वही बताया है कि लाइकेन्स कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल pollution indicators. Lichens will not grow in the areas that are polluted. Hence, moths that are able to camouflage themselves, camouflage का मतलब होता है hide in the background, survived. Right. तो इसको याद रखना है, जो मैंने आपको एक सिंपल सी स्टोरी ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की सुनाई है। इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू डैश, सो सल्फर डाइऑक्साइड आपका आंसर होगा। This understanding is supported by the fact that in the areas where industrialization did not occur, example in rural areas, the count of melanic moth was low, right? जहां पर जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो वहां पर SO2 नहीं था, राइट, जिस वजह से क्या हुआ, लाइकेन्स का ग्रोथ हुआ। जब लाइकेन्स का ग्रोथ होगा तो व्हाइट वाले मॉथ जो है वो छुप जाएंगे उस बैकग्राउंड में, जिस वजह से उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, वो प्रेडेटर्स को क्योंकि दिखेंगे नहीं। जबकि मेलेनाइज्ड या फिर जो डार्क कलर के मॉथ है वो व्हाइट बैकग्राउंड में छुप नहीं पाएंगे और वो प्रेडेटर्स को दिखेंगे और प्रेडेटर्स उनको क्या करेंगे, एंगल्फ कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर लेंगे और खा लेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो ये आपको एक एग्जांपल समझना है ऑफ natural selection, that is industrial melanism. Let's move ahead. This showed that in a mixed population, those that can better adapt, जो अच्छा adaptation दिखाएंगे, they will survive and their population will increase in size, right? जो अच्छा adaptation दिखाएंगे वो survive करेंगे, जब survive करेंगे तो reproduce करेंगे और जब reproduce करेंगे तो उनका population size भी क्या होगा, expand होगा, बढ़ जाएगा। Remember that no variant is completely wiped out, right? White और brown या dark moth जो है दोनों ही थे, but population में difference था, population fluctuated था। कोई भी जो वैरायटी है वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट या खत्म नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं।
Similarly, excess use of herbicide, pesticides, etc. has only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time scale. अब यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स दे दूं तो 1950 राइट, दैट इज आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अपने यहाँ पर काफी ज्यादा बोल सकते हो पुअरिटी थी राइट, काफी गरीब कंट्री हो चुका था और इस टाइम पर क्या हो रहा था, डिजीज वगैरह भी थे और हमारे यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है दैट वाज नॉट दैट वेल। तो उस डिजीज वाले माहौल में जहाँ पर डेंगू मलेरिया हो रहा था सभी पीपल को, उस टाइम पर गवर्नमेंट ने सोचा डीडीटी छिड़का जाए राइट। डीडीटी वाज क्वाइट इफेक्टिव अगेंस्ट दीस यू कैन से मलेरिया एंड डेंगू राइट। मलेरिया एंड डेंगू के अगेंस्ट काफी एक कारगर था, बहुत अच्छा था राइट। सो ये मच्छर को क्या करता था, मार देता था राइट। बट क्या हुआ कुछ टाइम बाद, बहुत बहुत 2-3 साल तक काफी अच्छे से कंट्रोल हुआ डेंगू मलेरिया। बट क्या हुआ उसके बाद कि ये जो मच्छर है ये रेजिस्टेंट हो गए टू दिस पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। मान लो एक भी अगर मॉस्किटो वो रेजिस्टेंट हो गया अगेंस्ट द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा अपने पॉपुलेशन को बढ़ा देगा राइट। आपको पता है मॉस्किटो भी बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं राइट। सो अगर एक भी मॉस्किटो रेजिस्टेंट हो गया डीडीटी को, तो उसने क्या किया, अपने पॉपुलेशन को क्या बना दिया, रेजिस्टेंट राइट। तो यहाँ पर आपको ये समझना है। This is also true for microbes against which we employ antibiotic or drugs against eukaryotic organisms or cell. अब सभी को पता है फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के केस में भी क्या हो रहा था स्टूडेंट्स कि किसी को भी अगर कोई भी तरीके की बीमारी है तो उसको एक ही तरीके के एंटीबायोटिक्स दी जाती थी, दैट वाज पेनिसिलिन राइट। अब सभी डिजीज के लिए एक ही एंटीबायोटिक्स दैट इज पेनिसिलिन दी जाती थी, तो क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया जो है दे बिकेम रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मिड। उनके पास क्या होता है, बैक्टीरिया के पास क्या होता है, प्लाज्मिड राइट। सो याद रखना है कि कंटिन्यू अगर एक ही टाइप के हमने एंटीबायोटिक्स दिए हैं राइट, उस टाइम की बात हो रही है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स दिया गया था जिस वजह से जो बैक्टीरिया है उनमें क्या हो गया, उस पेनिसिलिन के लिए क्या आ गई, इम्यून, दैट इज रेजिस्टिविटी आ गई राइट। क्या आ गई, रेजिस्टिविटी। 10 आगे बढ़ते हैं। Hence, resistant organism cells are appearing in the time scale of months or year and not centuries, right? So ये बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होकर रेजिस्टिविटी तैयार कर कर क्या हो रहे थे, पेश हो रहे थे राइट। तो अब पेनिसिलिन का कोई असर भी नहीं पड़ रहा था। These are the examples of evolution by anthropogenic action. It is ये दोनों जो एग्जाम्पल अभी हमने पढ़े हैं राइट, this one and the microbes against the antibiotics right, ये दोनों ही किसके एग्जांपल है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के एग्जांपल्स, एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। This also tells us that evolution is not a directed process in the sense of determinations, that is determinism. It is a stochastic process based on chances, events in nature and chances mutation in the organisms right. ये नेचुरल सिलेक्शन के तौर पर है राइट, ये नेचर सेलेक्ट करता है बाय चांस, और ये म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। म्यूटेशन की भी आप कोई 100% एश्योरिटी नहीं ले सकते राइट, म्यूटेशन कभी भी हो सकता है राइट, सडन चेंज कहा जाता है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द म्यूटेशन राइट। सो ये चांसेस पर होता है राइट, नेचर अगेन एक चांस इवेंट है और म्यूटेशन भी एक क्या है, चांस इवेंट है। तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, नेचुरल सिलेक्शन राइट। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं हम, अडेप्टिव रेडिएशन। किस टॉपिक पर आ रहे हैं हम स्टूडेंट्स, अडेप्टिव रेडिएशन राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड्स। कहां गया वो, गैलापागोस आइलैंड्स। सो जो डार्विन है वो जब अपने शिप से ट्रेवल कर रहा था तो वो एक आइलैंड पर गया जिसको बोला है गैलापागोस आइलैंड। वहां पर उसने क्या देखा, देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स of a very particular interest, small black birds. Black birds later was called Darwin's finches, right?
अमेज्ड हिम, वो जो ब्लैक बर्ड था उसको देखकर, उनके वैरायटीज को देखकर वो काफी हैरान था, राइट। ही realized that there were many varieties of finches in the same island, right। अब आगे बढ़ते हैं। all the varieties he conjectured evolved on the island itself, वो कहां पर evolve हुए हैं? on the island। from the original seed eating feature, many other forms with altered beaks, right, arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches, right। तो यहाँ पर बीक्स जो है वो मॉडिफाइड हो गए थे। नॉर्मली जो बीक्स थे इस ब्लैक बर्ड के, वो क्या करते थे? सीड खाते थे, बट कुछ इस तरीके से उनमें मॉडिफिकेशन हुआ कि कुछ क्या हो गए, इंसेक्ट को खाने लगे, कुछ क्या हो गए, नेक्टर को एब्जॉर्ब या पीने लगे। The process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating, right, फैल गया, वो एक पॉइंट पर शुरू हुआ और वहां से फैल गया to other areas of geography is called adaptive radiation। तो यहाँ पर ये कॉमन एंसेस्टर्स हैं, राइट। तो इसके अलग अलग फॉर्म क्या हो गए? बन गए, राइट। यहाँ पर दिख रहा है आपको रेडिएट, फैल गए, राइट। तो हुआ क्या था स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनो, राइट। अब यहाँ पर एक एरिया था, राइट, साउथ अमेरिका में, राइट, एक एरिया था गैलापागोस आइलैंड। तो क्या हुआ? ड्यू टू सर्टेन नेचुरल कैलेमिटीज या अर्थक्वेक, क्या हुआ? जो आइलैंड है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, राइट। उस आइलैंड के क्या हो गए? टुकड़े हो गए, राइट, बट गया वो। तो अब आपको पता है कि वो आइलैंड पर क्या है? ब्लैक बर्ड है। तो अब जाहिर सी बात है कि ब्लैक बर्ड्स भी क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट। वो ब्लैक बर्ड्स भी क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट। अब अलग अलग जगह पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो कुछ ब्लैक बर्ड्स क्या हैं, उनके बीक्स जो है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो गए बेस्ड ऑन दी अवेबिलिटी, मतलब जो डिवाइड हुआ, आइलैंड के पार्ट्स जो डिवाइड हैं, कुछ पार्ट में क्या प्रेजेंट था? इंसेक्ट्स प्रेजेंट थे, तो वो ब्लैक बर्ड इंसेक्ट खाते रह गए, तो उनका बीक थोड़ा अलग मॉडिफाई हो गया। कुछ आइलैंड पर जो है वहां पर नेक्टर था, मतलब जो आइलैंड का कुछ हिस्सा था, कुछ हिस्से पर क्या था? नेक्टर था फ्लावर्स में। तो कुछ बीक्स जो है, कुछ ब्लैक बर्ड्स के बीक्स जो है वो उस तरीके से मॉडिफाई हो गए। तो आपको समझ में आ रहा है, एक जो अमेरिका, साउथ अमेरिका, गैलापागोस आइलैंड, उसमें क्या हुआ? नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक आया, जिस वजह से वो जो आइलैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनटू सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया, राइट। जिस वजह से वो ब्लैक बर्ड भी क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और जहां पर भी वो डिस्ट्रीब्यूट होकर रहे, वहां पर जो भी फूड अवेलेबल था उस हिसाब से उनके बीक का मॉडिफिकेशन हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वही चीज लिखी हुई है, ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, कहां से शुरू हुआ था? गैलापागोस, एंड लिटरली रेडिएटिंग, क्या हुआ? गैलापागोस आइलैंड पर अर्थक्वेक आया, जिस वजह से पूरा एरिया बट गया अलग अलग हिस्सों में। Darwin's finches represent one of the best example of this phenomena, right। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कॉमन एंसेस्टर है। अब इस सभी के जो बीक्स हैं थोड़े से क्या दिख रहे हैं आपको? अलग, किसी के पॉइंटेड हैं, राइट। इस केस में दिख रहा है आपको काफी पॉइंटेड है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ क्या थे? कैक्टस ईटर्स, कुछ इंसेक्ट ईटर्स, कुछ फ्रूट ईटर्स, कुछ सीड ईटर्स, राइट। तो उनके हिसाब से उनके बीक्स हैं, राइट। उनके हिसाब से उनके क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? बीक्स। क्या दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स? द बीक्स। सबके जो बीक्स दिख रहे हैं आपको, सबके काफी अलग अलग है, बट इनका कॉमन एंसेस्टर था, दैट इज ब्लैक बर्ड, राइट। ये ब्लैक बर्ड में ही जबरदस्त एवोल्यूशन हुआ था। और क्यों हुआ था? बिकॉज जो गैलापागोस आइलैंड है वो बट गया था टू डिफरेंट पार्ट्स। तो जो पार्ट में जो टाइप का फूड था उस हिसाब से उनका बीक भी इवॉल्व हो गया। एक और क्लासिकल एग्जांपल है, another example is Australian marsupials, pouch वाले animals, right। A number of marsupials, each different from the other, evolved from the ancestral stock but all within the Australian island continent। देखो यार, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को कि ये जो मार्सुपियल्स हैं ये क्या हुए? ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वहां पर चले गए। उस टाइम पर क्या था? मैमल्स नहीं थे, उस टाइम पर मैमल्स नहीं थे, राइट। तो ये मार्सुपियल्स कहाँ चले गए? ऑस्ट्रेलिया, राइट। उस टाइम पर मैमल्स का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, मार्सुपियल्स थे, राइट। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वहां पर चले गए, तो वहां पर क्या हुआ? उनका एवोल्यूशन हुआ,
So when more than one adaptive radiation occurred to have appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, one can call it as convergent evolution, right? convergent evolution इसको नाम दिया। देखो मार्सुपियल थे, ये मार्सुपियल से ही क्या हुए, रेडिएट हुए, राइट? तस्मानियन वुल्फ बना, राइट? कैंगरू, राइट? मार्सुपियल रैट, वोम्बैट, राइट? बैंडेड एंटीएटर्स, राइट? तो ये सब किससे बने? मार्सुपियल्स, जो उस टाइम पर मार्सुपियल्स थे, क्योंकि वहां पर तब मैमल्स नहीं थे। अगर मैमल्स होते तो कहीं ना कहीं मैमल्स भी आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देते, राइट? तो जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट था उस टाइम पर मैमल्स नहीं थे, उस टाइम पर कौन था? मार्सुपियल्स। तो आपको स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया में क्या दिखाई देंगे? मार्सुपियल्स, राइट स्टूडेंट्स? तो ये कन्वर्जन शो कर रहा है। सेम जो डार्विन्स फिंचेस है वो भी क्या शो कर रहा है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, राइट? बिकॉज एक कॉमन एंसेस्टर था जिससे अलग अलग टाइप के बर्ड्स बने, राइट? उनका जो कॉमन एंसेस्टर था उसके बीक जो है वो क्या हुए? मॉडिफाई हुए, जिस वजह से वो बर्ड जो है वो भी क्या हुआ? इवॉल्व हो गया, मॉडिफाई हो गया, राइट? अब यहाँ पर placental mammals in Australia has exhibited adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appear similar to the corresponding marsupials, right? So यहाँ पर आपको दिख रहा होगा placental mammals and Australian marsupials, right? तो ये मैमल्स का जैसे जब इसके बाद, अब मार्सुपियल्स तो ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे, उसके बाद मैमल्स आए, तो जैसे जैसे मैमल्स का एवोल्यूशन होता, जैसे जैसे अलग अलग मैमल्स बन रहे थे वैसे वैसे अलग अलग टाइप के मार्सुपियल्स बन रहे थे, राइट? स्ट्रक्चर जो है वो काफी क्या था? सिमिलर दिख रहा था, राइट? मोल, मार्सुपियल मोल, राइट? यहाँ पर लेम्यूर, स्पॉटेड कस्कस, राइट? फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग फैलेंजर, ये देखिए आपको ये सब दिख रहा है मार्सुपियल्स वाले, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये क्या है? प्लेसेंटल मैमल्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मार्सुपियल्स थे बिकॉज उस टाइम पर मैमल्स नहीं थे, राइट? फिर जब मैमल्स आए, जैसे जैसे मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का भी क्या हुआ? एवोल्यूशन, राइट? तो यहाँ पर प्लेसेंटल वुल्फ दिख रहा है आपको, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? तस्मानियन वुल्फ, राइट? सो दिस वाज अ वेरी you can say simple topic, adaptive radiation, right? ये भी convergent evolution show कर रहा है, right? तो this was for today's session students, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो आज के टॉपिक है ये समझ में आया होगा। और एक और चीज, हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस अभी नहीं पढ़ा है, बट we will discuss in the upcoming lectures, right? So thank you very much